ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस क्या होती हैं? वी हैव ऑलरेडी नोटिस दैट द कंसंट्रेशन डिपेंड ऑन द रेट। हमें पता है कंसंट्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेट। और वो जो रेट के ऊपर डिपेंड करते हो जो इक्वेशन आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। सो इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट को डिटरमाइन करना आसान नहीं है। सो क्या करते हैं हम? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप। स्लोप जो भी टेंजेंट है किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन की है, जब हम क्या करते हैं प्लॉट लेते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तो उसकी जो स्लोप होती है टेंजेंट की, उससे हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। ठीक है, बट दिस मेक डिफिकल्ट इन डिटरमाइन द रेट लॉ। लेकिन यहाँ पर क्या मुश्किल हो जाता है रेट लॉ को? हैज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और साथ के साथ जो वो रिएक्शन है उसका ऑर्डर किया है, इसको डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी, इस डिफ़िकल्टी को रोकने के लिए वी कैन इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन we can integrate the differential rate equation. ठीक है, so to give the relation directly measure the experimental data। ये जो relation है ये हमें क्या देगा? experimental data देगा, that is the concentration at different time and the rate constant। ठीक है, so इसमें हम करेंगे क्या? क्या कह रहा है? The integrated rate equation are different for the reaction of the different reaction order। इंटीग्रेटेड रेट की इक्वेशन क्या होगी? अलग अलग ऑर्डर की अलग अलग होगी। वी शैल डिटरमाइन दिस इक्वेशन ओनली फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारा जो मेन है सिलेबस के अंदर वो है जीरो ऑर्डर एंड द फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले जीरो ऑर्डर को हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है? कि जो रेट है रिएक्शन की इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि हमारा मान लो एक रिएक्टेंट है प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और रेट क्या है? डी बाई डी टी ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और के इज इक्वल्स टू आर की पावर ज़ीरो। ठीक है, अब कोई भी क्वांटिटी है अगर उसकी पावर ज़ीरो होती है तो उसको हम क्या मानते हैं? वन मानते हैं। देयरफॉर यहाँ पर के साथ क्या आ जाएगा? हमारे पास वन आ जाएगा। ठीक है, सो जो रेट है यानी कि माइनस डी आर बाई डी टी किसके इक्वल होगा? के इक्वल होगा। हम क्या करेंगे? यहाँ डी टी डिवाइड में इधर लेके आएंगे तो डी टी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो डी आर इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। हम माइनस साइन को भी इस साइड ले आए हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर की जगह तो आर आ जाएगा और के डी टी की जगह क्या आ जाएगा? हमारे पास के टी आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हमारे पास एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन जब हमारे इंटीग्रेशन होती है तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, आई क्या है? यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? हम क्या कहेंगे? जब टाइम ज़ीरो था इनिशियली, रिएक्टेंट था वो कितना था? आर नोट के बराबर है। आर नोट क्या होगा? या इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करें तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर नोट। तो इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, जो ये वाली हमारी इक्वेशन थी इसके अंदर हम आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आर नोट। ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी 4.6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जैसी ही है। जैसे जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में c। तो यहाँ पे c क्या है हमारे पास? आर नोट। y क्या है यहाँ पे? r। और x क्या है यहाँ पे? t। तो हम क्या करेंगे? y एक्सिस पे तो कंसंट्रेशन को लेंगे रिएक्टेंट की, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे, क्योंकि हम इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे y की जो है वो r की है और x जो है वो t की तरह कर रहा है। ठीक है,
और जब हम प्लॉट लेंगे, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पे, जो हमारा नेगेटिव साइन है वाई एम की वैल्यू है वो माइनस की है, तो ये बता रहा है कि जो स्लोप है इसकी वो डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग होने का मतलब है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है इसकी स्लोप डिक्रीज कर रही है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो जो के है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ द स्लोप, या आप कह सकते हो स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के। और ये जो कर्व है, ये जो कर्व है रिएक्शन जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की उसको कहाँ कट करेगी, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी यानी कि सी के ऊपर कट करेगी। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन वी गेट रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आएगी हमारे पास आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय के, सॉरी टी, के इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाय टी। ये हमारे पास रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, सो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं रिलेटिवली अनकॉमन होती हैं, बहुत रेयर चांस होता है हमें ये मिले, बट दे अक्कर अंडर स्पेशल कंडीशन। ये जब भी होती हैं एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, सम एंजाइम्स catalyze reactions and the reactions which occur on the metal surface are few example of zero order reactions। वो रिएक्शन जो, एक तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एंजाइम की कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिएक्शन जहाँ पर मेटल के सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, मेटल के अंदर नहीं बल्कि सरफेस पे होंगी, तो सारे के सारे रिएक्शंस किसके एग्जांपल हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हैं। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन हॉट प्लेटिनियम सरफेस। ठीक है, अमोनिया की प्लेटिनियम के सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और रिएक्शन कहाँ पे होती है, अंडर हाई प्रेशर। यहाँ पे प्लेटिनियम क्या है, कैटलिस्ट है। ठीक है, और हाई टेम्परेचर आपको दिख रहा है 1130 केल्विन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये हमारी जो कंडीशन है ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रही है और ये सरफेस के ऊपर हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास अमोनिया जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के ऊपर हो रही है। तो ये जो इसकी जो रेट है वो क्या होगी, ज़ीरो ऑर्डर होगी। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है ध्यान रखना, इस तरह के एग्जाम्पल एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखने पड़ेंगे एग्जाम्पल कौन सी फर्स्ट ऑर्डर, कौन सी सेकंड ऑर्डर, कौन सी जीरो ऑर्डर है। सो इन दिस रिएक्शन प्लैटिनियम मेटल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। प्लैटिनियम मेटल क्या कर रही है, कैटलिस्ट की तरह कर रही है। हाई टेम्परेचर जो है उस हाई प्रेशर के ऊपर क्या हो रहा है, मेटल सरफेस गेट सैचुरेटेड विद द गैस मॉलिक्यूल। मेटल का जो सरफेस है उसके ऊपर क्या हो जाएंगी, गैस स्टेट आ जाएंगी। सैचुरेटेड का मतलब वो अपनी मैक्सिमम स्टेज के अंदर आ जाएंगी। सो अ फर्दर चेंज इन रिएक्शन कंडीशन इज अनेबल टू अल्टर द अमाउंट ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस। तो जब हमारे पास गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, मतलब पूरा सरफेस सैचुरेट हो जाएगा, तो फर्दर जो अमाउंट है, ठीक है, अमोनिया की वो चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कैटलिस्ट मेकिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। एक तरह से कैटलिस्ट क्या कर रहा है, अमोनिया से इंडिपेंडेंट बना रहा है गैस को। ठीक है, द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड ऑन द गोल्ड सरफेस। हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में और आयोडीन के अंदर, आयोडीन सोल्यूशन के अंदर। और ये रिएक्शन कहाँ होती है, गोल्ड के सरफेस के ऊपर होती है। ये भी किसका एग्जांपल है, हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, ध्यान रखना ये थर्मल बोल रहा है। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हम इसमें हीट देंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, कंडीशन दे रखी है हमने यहाँ पे, साथ साथ हमने कैटालिस्ट गोल्ड ले लिया और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन है, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो रेट क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आर बाई डी टी। रेट क्या है, डी आर बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के आर की पावर 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस r को यहाँ ले जाएंगे, dt को एक तरफ कर देंगे, यानी r वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया और dt वाले टर्म को एक तरफ कर दिया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास dr बाई dt और यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस के dt।
अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो हमें पता है, हमने पढ़ रखा है dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारा log x होता है। सिमिलरली dr बाई dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारा नेचुरल log r होगा। ठीक है, और के डी टी का माइनस के टी, और यहाँ पे आई क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसको कैसे काउंट करेंगे, हम कहेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर, इनिशियल टाइम के ऊपर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, आर नॉट है। तो इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आएगी, नेचुरल लॉग आर नॉट आएगी। ठीक है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग आर इज इक्वल्स टू माइनस के टी नेचुरल लॉग आर नॉट। ठीक है, अब रीअरेंज करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि वो जो एल एन आर था माइनस एल एन आर नॉट आ जाएगा, और हमें पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाई b। देयरफॉर ये इक्वेशन क्या आएगी, log नेचुरल log r डिवाइडेड बाई r नॉट इज इक्वल्स टू के टी। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे और हमारे पास k किसके इक्वल आ जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 बाई डी एल एन आर नॉट बाय आर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये हमारी इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व की है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास किसी मान लो कि t1 टाइम के ऊपर हमें निकालना है, तो t1 टाइम के ऊपर क्या होगा, हमारे पास नेचुरल लॉग r1 इज इक्वल्स टू माइनस टी के टी वन, और नेचुरल लॉग आर नॉट किसी t2 टाइम में निकालेंगे तो यहाँ t2 लिखेंगे। और r1 r नॉट क्या है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है एट टाइम t1 एंड t2। अगर हम दोनों इक्वेशन को माइनस कर दें तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस तरह से आएगी, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी हमारे पास नेचुरल लॉग r1 माइनस में नेचुरल लॉग r2 इज इक्वल्स टू के कॉमन आ जाएगा, और माइनस माइनस जो है, ये दोनों माइनस माइनस जो है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या आएगा, के टी2 माइनस t1। और फिर हम क्या करेंगे, के को यहीं छोड़ देंगे, इस टर्म को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये t2 माइनस t1 डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, के इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 ln r2 डिवाइडेड बाई r1 डिवाइडेड बाई r2। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है 4.13, ये इक्वेशन तब के लिए है, इस फॉर्मूले को आप तब यूज़ करोगे जब आपके दो अलग अलग टाइम दे रखे होंगे और दो अलग अलग कंसंट्रेशन दे रखी होगी। ठीक है, और अगर आपको इनिशियल दे रखी है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करोगे। ठीक है, और अगर हमें क्या निकालनी है, इनिशियल कंसंट्रेशन निकालनी है, तो हम क्या लेंगे, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे। दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे तो ये जो भी पावर होती है ये एक्सपोनेंशियल की पावर बन जाएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ जाएगी, माइनस के टी। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन था, ये माइनस के टी आ जाएगा। तो आर इज इक्वल्स टू आर नॉट, एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ गया, माइनस के टी आ गया है। तो अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास जो स्लोप है, हमने देखा था वहाँ पे, हमने पीछे वाली जो इक्वेशन थी जीरो ऑर्डर की, तो वहाँ पे जो स्लोप थी वो कितनी थी हमारी, माइनस के, और जो इंटरसेप्ट था वो आर नॉट। लेकिन अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर जो इनिशियल रिएक्शन की कंसीडर में हम ले रहे हैं, तो उसमें के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाई टी नेचुरल लॉग आर नॉट डिवाइडेड बाई आर। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे के इक्वल, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ बीच में इक्वल का साइन है। सिमिलरली यहाँ बीच में इक्वल का साइन है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, के टी डिवाइडेड बाई 2.303। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा रखा है। ठीक है, जब माइनस साइन को बैलेंस करेंगे तो ये टर्म इंटरचेंज हो जाती है, यानी आर नोट ऊपर आ जाएगा और आर आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल और माइनस साइन नहीं आ रहे हैं बीच में, थोड़ी सी इस पीडीएफ में दिक्कत है, बाकी ये सारी सही है। ठीक है,
तो अगर हम प्लॉट बनाते हैं नेचुरल लॉग आर नॉट आर वर्सेस द स्लोप जो भी हमारे पास है के टी के बीच में, तो जो हमारी स्लोप आती है वो कितनी आती है, के डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, और ये हमारी स्लोप होगी इसकी, यानी इतनी रेट से हमारा क्या है, डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है हाइड्रोजिनेशन जो होता है इथीन का। इथीन हमें पता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इथीन का हमारा हाइड्रोजिनेशन करवा रहे हैं। हमें पता है हाइड्रोजिनेशन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स में ही होता है। जब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, C2H6 आ जाएगा, हमारा इथेन आ जाएगा। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर हैं। ठीक है, और हम इसकी रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू के C2H4 की पावर 1। ध्यान रखना कई स्टूडेंट इसको भी लिख रहे हैं, सिर्फ इसको ही लिखेंगे हम। ठीक है, ध्यान रखना कि जो हमारा रिएक्टेंट है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट को राइट डाउन करते हैं रेट के लिए। All the natural and artificial radioactive decay of unstable nuclei take place in first order kinetics। जितने भी और आपके रेडियो एक्टिव डीके हैं, जैसे कि यूरेनियम का डीके होना, प्लूटोनियम का डीके होना, अल्फा जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज हैं, ठीक है, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ था जो पीछे हमने नहीं किया था। ये तो था कि आपका ज़ीरो ऑर्डर का, नहीं ये था आपका नेचुरल लॉग के अंदर। नेचुरल लॉग के अंदर अगर हम ले तो हमारी जो स्लोप है वो कितनी है, के इक्वल है, और इंटरसेप्ट क्या है, ln r0 है। बट अगर हम लोग बेस 10 पे ले ग्राफ तो तब भी तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, लोग r0 डिवाइडेड बाय r, इधर है टाइम, और इसकी जो स्लोप है वो कितनी आ रही है, पॉजिटिव k डिवाइडेड 2.303। ध्यान रखना कि यहाँ पे r0 भी है लेकिन यहाँ पे ओनली r है, इसी वजह से ये जो स्लोप है ये हमारी रिवर्स हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमें पता है k माइनस के टी किसके इक्वल था, माइनस के टी इक्वल था हमारा, माइनस के टी इक्वल था नेचुरल लॉग r बाय r0, और इस माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए हमने इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, r0 को ऊपर लिखा था और r को नीचे लिखा था। इसीलिए इसकी जो स्लोप आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है और इसकी स्लोप क्या आ रही है, नेगेटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे इस तरह की चेंजेस नहीं की हैं। ठीक है, ये है आपके पास रेनॉ। ठीक है, ये आपके पास एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है जिसमें हमारे पास ये रेडियो एक्टिव रेडियम है। रेडियम हमें क्या दे रहा है, हीलियम, और रेनॉन दे रहा है। ये भी ऑर्डर हमारी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, रेडियम क्या है आप सबको पता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, इसका यूज़ होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स को बाहर निकालना। Next, a decomposition of N2O2 and N2O are some more example of first order reaction। इनके नाम याद रखना कौन कौन से हैं, क्योंकि एग्जाम में ये MCQ क्वेश्चन में या फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड 3-4 ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इन्हें याद रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4.5। 4.5 एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है N2O5 की। सिंपली हमें पता चला है, अभी पता हमने पढ़ा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑर्डर है। इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ये थी, और इनकी जो कंसंट्रेशन है 60 मिनट्स के बाद ये हो गई, तो हमें रेट कांस्टेंट निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलेंगे, हमें ये इक्वेशन पता है क्या है, नेचुरल लॉग r0 डिवाइड r1 बाई r2 इज इक्वल्स टू k t2 माइनस t1 डिवाइड 2.303, और यहाँ से k की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इनिशियल टाइम को हम 0 मानेंगे, फाइनल टाइम को हम 60 मानेंगे, और हम रेट पर मिनट पे निकाल रहे हैं। आप चाहे पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, आप इस मिनट को चेंज कर सकते हो सेकंड के अंदर। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस यूनिट्स के अंदर काम कर रहे हो। तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग दिस 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 6.2 आएगा। ठीक है, और log 6.2 की हम वैल्यू ले लेंगे, log 6.2 की वैल्यू लेकर जो भी आंसर आता है उसको इस टर्म से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपको लोग टेबल निकालनी आती है, आपने 11th में सीख चुके हो।
Similarly, let us consider a typical first order गैस फेस रिएक्शन. ये तो थी हमारी जस्ट नॉर्मल रिएक्शंस थी, ठीक है. बट अगर ये जितनी भी थी मेरे ख्याल से सॉलिड की थी जो हमने अभी पढ़ी थी. लेकिन अगर हम गैस फेस रिएक्शन की अगर हम बात करें, गैस फेस रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम पार्शियल प्रेशर की हम बात करें, ठीक है. अभी तक हमने कंसंट्रेशन की बात की थी, पार्शियल प्रेशर की बात नहीं की है. अगर हमारे पास कोई ए टाइप की गैस बी और सी के अंदर कन्वर्ट हो रही है और ए का पार्शियल प्रेशर है P1. P1 क्या है यहाँ पे टोटल. P1 क्या है यहाँ पे इनिशियल प्रेशर ऑफ P एंड PT क्या है टोटल प्रेशर एट टाइम T. सो इंटीग्रेट रेट इक्वेशन कैन बी ड्राइव्ड एज टोटल प्रेशर कितना होगा हमारा P1 प्लस PA प्लस PB प्लस PC सभी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा टोटल प्रेशर. और हम मान लेते हैं यहाँ पे कि PA, PB एंड PC आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ ABC रिस्पेक्टिवली, ठीक है. अब हम मान रहे हैं कि x एटमॉस्फेयर बी डिक्रीज इन द प्रेशर A एट टाइम T, किसी T टाइम के अंदर. देखो इससे समझ लो ये फ्लॉट से ये ABC है हमारे पास. शुरू में इसकी कंसंट्रेशन है P1, इनकी 0 और इनकी 0, और किसी टाइम के ऊपर A की कंसंट्रेशन क्या हो रही है P1 माइनस एक्स, और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है XX इंक्रीज हो रही है. 1 मोल में XX इंक्रीज हो रही है, ठीक है. सो वेयर यहाँ पे हम क्या कहेंगे PI क्या है यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन, PI बोल दो चाहे P1 बोल दो एट टाइम दिस. तो टोटल कंसंट्रेशन क्या होगी P1 प्लस एक्स, तो हम क्या कहेंगे माइनस प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास टोटल कंसंट्रेशन क्या आएगी P1 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी टोटल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है. और हमें पता है PA की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, PA की वैल्यू है P1 माइनस एक्स, ठीक है. तो x की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो ये हमारे पास आएगी x की वैल्यू, जो ये x की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास आएगी PI माइनस में PI माइनस 1. तो PI कितने हो जाएंगे 2PI माइनस P टोटल आ जाएगा, ठीक है. यहाँ पे हमारे पास क्या आया है कि जो PA है वो कितना होगा 2PI माइनस PT के इक्वल होगा. देखो अब आपको दिख रहा होगा कि ये T है और ये PI है. PA हमने देखा था ऊपर दे रखा था कि PI माइनस एक्स है, तो PI क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ये जो है माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है. ये और ये कितने आगे 2 और ये आ जाएगा, ठीक है. अब हमें पता है कि रेट कांस्टेंट जो है वो कितना होगा हमारे पास 2.303 डिवाइडेड बाई T log PI डिवाइडेड बाई PA, इसके इक्वल होगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो PA की वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे. तो ये हमारे पास क्या आएगा गैसेस फॉर्म में यानी पार्शियल प्रेशर की टर्म में रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. ये हमारे पास है एग्जांपल 4.6. इसमें क्या है Following data were obtained during the first order thermal decomposition of N2O5 at constant volume. ठीक है. इन इसमें क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट हमें दे रखा है कि जब टाइम 0 था तो पार्शियल प्रेशर इतना था, जब टाइम क्या हो गया 100 सेकेंड हो गया तो पार्शियल प्रेशर इतना हो गया. कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, ठीक है. तो यहाँ पर कंडीशन क्या है सोचने वाली. इसने कहा कि जब 2 जो मोल्स हैं N2O5 के वो 2 मोल्स N2O4 और 1 मोल हमें ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे इसका प्रेशर कितना 0.5, इसका कितना हो गया 0 और इसका प्रेशर कितना हो गया 0.5 माइनस 2x. ध्यान रखना 2x क्यों किया है क्योंकि इसके 2 मोल हैं.
इसके भी कितने बनेंगे, इसके 2 मोल, यानी इसके 2x होगा और इसका कितना होगा, x होगा। तो टोटल प्रेशर कितना होगा, 0.5 माइनस 2x माइनस प्लस 2x माइनस x, तो माइनस प्लस कैंसिल, 0.5 प्लस x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, p टोटल माइनस में 0.5, और हमें बताइए कितना होता है हमारा इनिशियल जो प्रेशर था, इसका जो प्रेशर था टी टाइम के ऊपर वो कितना था, 0.5 माइनस 2x। तो 2x की वैल्यू यहाँ रखोगे, 0.5 को इस 2 को मल्टी करोगे इसे, तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 2 पी टोटल। ठीक है, और जब टाइम 100 था तो टोटल प्रेशर कितना था हमारे पास, इतना था। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को अगर हम सब्सिट्यूट कर दें 0.24 यानी पी टोटल की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दें, तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन आ जाएगी हमारे पास वो ई आ जाएगी। ठीक है, कि टी टाइम के बाद ये कंसंट्रेशन होगी, तो इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे 2.303 बाई टी पी, जो भी टी टाइम के ऊपर कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय ए के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.76 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर कैंसिल, दोनों को डिवाइड करके दोनों की लॉग की वैल्यू ले लो, लॉग की वैल्यू ये आएगी, और इस टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो आपके पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनके से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको ट्राई करना। इस वाले पोर्शन में एक तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ही आएगी, उसका डेरिवेशन आ सकता है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर का, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, सेकेंड ऑर्डर के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं एग्जाम में, और पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मोलर कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो इन पे आप ध्यान देना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट।